प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे विवादित प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद हैं और आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में अलग अलग मत प्रचलित हैं। उनमें से एक मत है भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत में इतिहासकारों ने यह माना है कि आर्य मूल रूप से भारत के ही रहने वाले थे। ये विदेशी नहीं थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। लेकिन भारत में आर्यों का मूल स्थान क्या था, इस संबंध में विवाद है। डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य मूल रूप से सप्त सिंधु प्रदेश के रहने वाले थे। सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात सिंधु और उसकी सहायक नदियों का प्रदेश, ये वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था, भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश को ही मानते हैं, जबकि पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश को माना है। ब्रह्मर्षि देश यानी गंगा यमुना द्वाब का भूभाग। राजबली पांडे ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य देश को माना है। DS त्रिवेदी ने आर्यों का मूल निवास स्थान मुल्तान के समीप स्थित देविका नदी घाटी प्रदेश को माना है और DL कल्ल ने आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर अर्थात हिमालय के प्रदेश को माना है। इनमें जो सबसे मजबूत तर्क है वो राजबली पांडे का है। राजबली पांडे के अनुसार पुराणों से ये जानकारी मिलती है कि एक चंद्रवंशी राजा हुए ययाति। ययाति का राज्य प्रतिष्ठानपुर में था। प्रतिष्ठानपुर की पहचान ज़्यादातर इतिहासकारों ने प्रयागराज से की है और पुराणों के अनुसार राजा ययाति की दो पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से राजा ययाति को दो पुत्र प्राप्त हुए थे, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र पैदा हुए थे, पुरु, अनु और द्रुहु। और हमें ऋग्वेद से ये जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद में इन्हीं नामों के कबीले थे, यानी पुरु कबीला था, यदु कबीला था, तुर्वसु कबीला था, अनु कबीला था, द्रुहु कबीला था। कबीला यानी छोटे छोटे राज्य थे। तो संभव है कि आर्य मूल रूप से भारत के ही रहने वाले थे। राजा ययाति के पुत्रों ने अपने अलग अलग राज्य स्थापित किए थे और ऋग्वेद में उनके राज्यों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। तो इस लॉजिक के आधार पर राजबली पांडे ने यह मत प्रतिपादित किया था कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि ये भारत के ही चंद्रवंशी राजा ययाति के पुत्रों के राज्य थे, जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद से भी प्राप्त होता है। तिब्बती उत्पत्ति का सिद्धांत, यह सिद्धांत स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में दिया और फिर इसी मत का समर्थन पार्जिटर महोदय ने भी किया। इनका कहना है कि आर्य मूल रूप से तिब्बत के रहने वाले थे। इनका तर्क भी वही है कि ऋग्वेद में जिस पर्वत पठार, जलवायु, वनस्पति आदि का उल्लेख है, वैसी वनस्पति, वैसी जलवायु, वैसे पर्वत पठार तिब्बत में पाए जाते हैं, इसलिए आर्य तिब्बत के ही रहने वाले रहे होंगे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक अर्थात उत्तरी ध्रुव को माना है। इन्होंने आर्यों पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, जिसमें इन्होंने मत प्रतिपादित किया कि आर्य मूल रूप से आर्कटिक प्रदेश अर्थात उत्तरी ध्रुव के रहने वाले रहे होंगे। इनके मत का आधार क्या है कि ऋग्वेद में कई बार उषा देवी की स्तुति से संबंधित मंत्र आए हैं। उषा यानी कि सूर्योदय से पहले का समय। तो ऋग्वेद में ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें उषा की स्तुति की गई है और कहा गया है कि उषा देवी कई कई महीनों में अपनी दर्शन देती हैं। तो इस लॉजिक के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने यह माना कि ऐसा तो आर्कटिक प्रदेश में ही होता है, जहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं। तो यदि ऋग्वेद में उषा देवी की स्तुति है और ऐसा लिखा है कि उषा देवी 6 महीने में अपने दर्शन देती हैं, तो मूल रूप से आर्य किसी ऐसे क्षेत्र के रहने वाले रहे होंगे
जहाँ 6 महीने में दिन होता रहा होगा और 6 महीने तक रात रहती रही होगी, और ऐसा क्षेत्र आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव रहा होगा। एक यूरोपीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने किया। सर विलियम जोन्स ने भाषाई आधार पर अपने मत का प्रतिपादन किया। सर विलियम जोन्स के अनुसार यूरोप, ईरान, यूनान और भारत में आर्य जाकर के बसे, और मूल रूप से आर्य यूरोप के ही रहने वाले थे। यूरोप से ही आर्य यूनान आए, ईरान आए, और यूरोप से ही आर्यों की एक शाखा भारत आई। अपने इस मत के समर्थन में सर विलियम जोन्स ने भाषाई समानता का तर्क दिया कि बहुत सारे ऋग्वेद के संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द हैं जो यूरोपियन भाषा और ईरान की अवेस्ताई भाषा से मिलते हैं। उस समय ईरान में कौन सी भाषा बोली जाती थी? अवेस्ताई भाषा। और यूरोप में आज जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे इटैलवी या स्पेनिश या फ्रेंच या पुर्तगाली, इन सभी भाषाओं का विकास लैटिन भाषा से हुआ है। तो ऋग्वेद में संस्कृत भाषा में पिता को पितृ कहा गया है, और अवेस्ताई भाषा जो ईरान में बोली जाती थी, वहां पितृ को पीटर कहा गया है। और लैटिन भाषा जो कि यूरोप में बोली जाती थी, उसमें पितृ को पेटर कहा गया है। और लैटिन भाषा से ही आगे चल कर के अंग्रेजी का विकास हुआ, जिसमें पिता को फादर कहा गया है। उसी प्रकार संस्कृत भाषा में मात्र, अवेस्ताई भाषा में मैटर और लैटिन भाषा में मेटर, और उसी को अंग्रेजी भाषा में मदर कहा गया। संस्कृत भाषा में वेदों में भाई को भात्र, अवेस्ताई भाषा में ब्रेटर, लैटिन भाषा में भी ब्रेटर, और यही आगे चल कर के अंग्रेजी में ब्रदर कहलाया। तो यदि संस्कृत भाषा, अवेस्ताई भाषा, लैटिन भाषा में समानता है, तो इस समानता के आधार पर सर विलियम जोन्स ने यह मत प्रतिपादित किया कि मूल रूप से आर्य यूरोप के रहने वाले थे, लैटिन भाषा वाले, वहाँ से आर्यों की एक शाखा ईरान आ गई और एक शाखा भारत आ गई। यही कारण है कि ऋग्वेद के बहुत सारे शब्द अवेस्ताई और लैटिन भाषा के शब्दों से मिलते जुलते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन यूरोप में कहाँ के रहने वाले थे आर्य? इस संबंध में इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। पी गाइल्स के अनुसार यूरोप में आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी था। गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग नामक विद्वान के अनुसार आर्य मूल रूप से यूरोप में दक्षिणी रूस अर्थात आज के यूक्रेन के रहने वाले थे। और ब्रेंडेनस्टीन के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस में स्थित किर्गिज और स्टेपीज नामक घास के मैदान थे। ब्रेंडेनस्टीन के मत को अभी हाल ही में थोड़ा सा मजबूती मिली है, क्योंकि हाल ही में 2018 में एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ। उसमें यह कहा गया कि आर्यन जितने भी हैं उन सबके शरीर में एक R1A जीन पाया गया है। कौन सा? R1A जीन। जैसे हम उत्तर भारत के लोग जो हैं, जिनमें ज़्यादातर जो सावर्ण हैं, सावर्ण यानी जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, उनमें से लगभग 70-80% लोगों के शरीर में ये जीन है, R1A जीन। तो ये माना गया कि ये आर्यों में ये जीन पाया जाता था, और इस जीन के सबसे प्राचीनतम एविडेंस अभी तक किर्गिज और स्टेपीज घास के मैदानों से ही प्राप्त हुए हैं। वहाँ से लगभग 4000 से 5000 ईसा पूर्व के ऐसे मानव अवशेष मिले हैं जिनकी हड्डियों में R1A जीन है। और बाद में मध्य एशिया में लगभग 2500 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिनमें R1A जीन है। तो इस आधार पर कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आर्य मूल रूप से दक्षिणी रूस में स्थित स्टेपीज
या किर्गिज के घास के मैदानों के रहने वाले थे, वहीं से माइग्रेट होकर के मध्य एशिया आए और मध्य एशिया से ही माइग्रेट होकर के कुछ आर्य भारत की ओर, कुछ ईरान की ओर और कुछ यूरोप की ओर चले गए। क्योंकि R1A जीन के सबसे प्राचीनतम एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? किर्गिज और स्टेपीज घास के मैदानों से, दक्षिणी रूस वाले क्षेत्र से। एक मत है मध्य एशियाई उत्पत्ति का सिद्धांत। इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले जेसी रोड नामक विद्वान ने किया और फिर इसका मजबूती के साथ समर्थन किया मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के रहने वाले थे। मध्य एशिया यानी आज के देशों में आप देखें तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, इस क्षेत्र को मध्य एशिया कहा जाता था। और इस क्षेत्र में पहले एक बैक्ट्रिया नाम का क्षेत्र हुआ करता था। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मूल रूप से बैक्ट्रिया के ही रहने वाले थे। बैक्ट्रिया से ही आर्यों की एक शाखा भारत की ओर आ गई, एक शाखा ईरान की ओर चली गई और एक शाखा यूरोप की ओर चली गई थी। मैक्स मूलर ने अपने मत के समर्थन में एक लॉजिक भी दिया। इनने ये लॉजिक दिया कि भारत में जब आर्य आए तो प्रारंभ में आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की और ऋग्वेद से हमें यह जानकारी मिलती है कि आर्य मुख्य रूप से घोड़े की सवारी करते थे। आर्य मुख्य रूप से खेती नहीं बल्कि पशुपालन करते थे और ये मध्य एशिया में ही था। वहाँ के लोग पशुपालक होते थे और वहाँ के लोग घोड़े की सवारी करते थे। उसी प्रकार ऋग्वेद में हमें हाथी का उल्लेख नहीं मिलता, ऋग्वेद में हमें चावल का उल्लेख नहीं मिलता, ऋग्वेद में हमें केले का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि इन चीज़ों का उत्पादन मध्य एशिया में नहीं होता था। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य निश्चित रूप से मध्य एशिया से ही आए रहे होंगे। तो ये मैक्स मूलर का मत है। तो कुल मिलाकर के हर जगह गड़बड़ झाला है। कोई कह रहा है जीन के आधार पर कि आर्य दक्षिणी रूस के आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले थे। कोई कह रहा है चूंकि ऋग्वेद में चावल, केला, हाथी का उल्लेख नहीं है और ये चीज़ें मध्य एशिया में नहीं पाई जाती थीं, तो आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। तो सबके अपने अलग अलग मत हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी थ्योरीज जो दी गई हैं, ये पहले से मान करके अपने थ्योरी के समर्थन में तर्क दिए गए। पहले से हमने मान लिया कि आर्य दक्षिणी रूस के रहने वाले थे और फिर हमने एविडेंस खोजे कि यार यहाँ से ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिनमें R1A जीन है जो सभी आर्यों में पाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी आर्यों में R1A जीन नहीं पाया जाता है। अभी भी साइंस ये कहती है कि केवल 60 से मैक्सिमम 70% आर्य हैं जिनके शरीर में R1A जीन पाया जाता है। और फिर अभी तक ऐसे प्राचीनतम जीवाश्म दक्षिणी रूस से मिले हैं जिनमें R1A जीन है। हो सकता है कल के दिन ऐसे जीवाश्म अरावली पर्वत से भी मिल जाएं और जो 5000 ईसा पूर्व से भी पहले के हों, तब तो आपकी थ्योरी बदल जाएगी। तो आपने जानबूझ करके ऐसे एविडेंस खोजे हैं और एक सार्वभौमिक मत प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि आर्य दक्षिणी रूस के रहने वाले थे, क्योंकि सबसे पुराने ऐसे जीवाश्म दक्षिणी रूस से मिले हैं जिनमें R1A जीन है। बहुत सारे ऐसे आर्य आज भी हैं, भारत में हैं, यूरोप में हैं, जिनमें R1A जीन नहीं है। तो आप कंपलसरी नहीं कह सकते हो कि ये जीन जिसमें पाया जाएगा वही आर्य है। जहां तक बात यह है मैक्स मूलर की, कि मैक्स मूलर कह रहे हैं कि आर्य घोड़े की सवारी करते थे, आर्य पशुपालक होते थे, आर्य पीपल की पूजा करते थे, ये चीज़ें मध्य एशिया में ही पाई जाती थीं। आर्य हाथी से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित नहीं थे, केले से परिचित नहीं थे, क्योंकि मध्य एशिया के लोग भी इन चीज़ों से परिचित नहीं थे, इसलिए आर्य मध्य एशिया के रहने वाले रहे होंगे। तो ये कोई लॉजिक है? वेदों की रचना क्या इसलिए की गई है कि वेदों में ये लिखा गया है कि आर्य किन किन पशुओं से परिचित थे, आर्य किन किन अनाजों से परिचित थे? वेद तो देवी देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाओं में लिखे गए ग्रंथ हैं, जिनमें देवी देवताओं से संबंधित मंत्र हैं। उनमें आप ढूंढ रहे हो कि हाथी है कि नहीं है।
उनमें आप ढूंढ रहे हो कि चावल है कि नहीं है, और कह रहे हो कि चावल नहीं है, हाथी नहीं है, और ये चीजें मध्य एशिया में नहीं पाई जाती थी, तो आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। भाई वेद जो हैं वो मुख्य रूप से धार्मिक विषयों पर लिखे गए ग्रंथ हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित मंत्र हैं, प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं। उनके आधार पर आप इतने बड़े बड़े निर्णय नहीं ले सकते हो कि यदि ये चीज वेदों में नहीं है और ये चीज यहाँ नहीं पाई जाती थी तो निश्चित रूप से आर्य यहीं के रहने वाले रहे होंगे। ऐसा कोई भी निष्कर्ष तार्किक प्रतीत नहीं होता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि यदि आर्य दक्षिणी रूस के या मध्य एशिया के रहने वाले होते या यूरोप के रहने वाले होते, तो आज आर्यंस की जो सभ्यता और संस्कृति है, उस सभ्यता और संस्कृति के दर्शन मध्य एशिया में, दक्षिणी रूस में या यूरोपियन कंट्रीज में क्यों नहीं होते? आज कौन सी यूरोपियन कंट्रीज में यज्ञ किए जाते हैं, इंद्र की, वरुण की, अग्नि की, वायु की पूजा की जाती है? और क्या दक्षिणी रूस में ऐसा है कि क्या इन लोगों की संस्कृति वैदिक सभ्यता की संस्कृति से मैच करती है? कैसे ऐसा होता कि आर्य मूल रूप से जिस क्षेत्र के रहने वाले होते उसी क्षेत्र में आगे चल करके आर्यों ने अपना कल्चर भुला दिया होता? अब वो अपनी संस्कृति भूल गए, अपना धर्म भूल गए, अपने रीति रिवाज भूल गए, अपना खान पान भूल गए। और वास्तव में देखा जाए तो ये प्रश्न ही निरर्थक है। प्रश्न इसलिए निरर्थक है क्योंकि जब सभ्यताओं का विकास हुआ तब सभ्यताओं के विकास के क्रम में माइग्रेशन हुआ। यहां से बहुत सारे लोग और कहीं गए, विभिन्न देशों से बहुत सारे लोग हमारे देश में आए भोजन की तलाश में, उपजाऊ जमीन की तलाश में। तो माइग्रेशन तो सृष्टि के प्रारंभ में सभ्यताओं के विकास के क्रम में अनिवार्य था, और वो माइग्रेशन निश्चित रूप से हुआ होगा। संभव है कि बाहर से यहाँ लोग आए हों और यहाँ से बाहर लोग गए हों। अब उस माइग्रेशन को हम ये कह दें कि ये माइग्रेशन चूंकि विदेशों से भारत की ओर हुआ, तो आज भारत के जो आर्यंस हैं वो विदेशी हैं, तो ये उचित नहीं। माइग्रेशन तो उस समय की अनिवार्यता थी। फिर तो भारत में कोई भी मूल निवासी नहीं रह जाएगा। आधुनिक शोध तो ये भी कहते हैं, अंग्रेजों ने तो ये तक प्रमाणित किया कि द्रविड़ भी जो हैं वो मूल रूप से भारत के रहने वाले नहीं थे। वो भी बलूचिस्तान वाले क्षेत्र से ऐसा चक्कर लगा करके और दक्षिण भारत की ओर गए थे। तो भारत में रहता कौन था फिर? तो भाई कहीं पे भी सभ्यता विकसित हुई होगी, मानव का विकास हुआ होगा, वहाँ से धीरे धीरे मानवों का, मनुष्य का जन समुदाय विभिन्न क्षेत्रों में माइग्रेट हुआ होगा। अब उन जन समुदायों के आधार पर आप ये कहो कि आर्य विदेशी हैं, ये मत तार्किक नहीं। प्रश्न ये है कि आखिर ये थ्योरी अंग्रेजों ने क्यों दी कि आर्य विदेशी थे? ये थ्योरी अंग्रेजों ने इसलिए दी ताकि वो अपने आक्रमण के औचित्य को सिद्ध कर सकें। उनका ये कहना था कि देखो, हमने भारत पर अधिकार किया है तो हमने कोई नया काम नहीं किया है। भारत में आज भी जो लोग रह रहे हैं वो भी भारत के मूल निवासी नहीं बल्कि विदेशी। और विदेशी आर्य जब भारत आए तब तो आर्यों ने यहाँ की एक बसी बसाई नगरीकृत सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया था। और हम तो जब यहाँ आए तब हमने यहाँ किसी सभ्यता को नष्ट नहीं किया बल्कि हमने यहाँ नवीन सभ्यता का विकास किया है। तो बताओ, तुम सब आर्य खराब हो कि हम ब्रिटिश खराब हैं? तुम सब आर्य खराब हो। तुम बिहार से आए और यहाँ की बसी बसाई सभ्यता को तुमने नष्ट कर दिया, और हम बाहर से आए तो हमने यहाँ एक नई सभ्यता बसाई। इसलिए तुम्हारा कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि तुम हमें विदेशी कह सको और हमें यह कह सको कि हम आक्रमणकारी हैं। आप भी आक्रमणकारी। तो अपने आक्रमण को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए ब्रिटिश इतिहासकारों ने ये मिथ्या थ्योरी गढ़ी है, जिसमें उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया है कि भारत के लोग, तुम भी भारत के मूल निवासी नहीं, इसलिए हम पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। और यह अंग्रेजों की परंपरा थी। जिस देश में भी अंग्रेज जाते थे वहां के मूल निवासियों के विषय में यही कहते थे कि आप यहाँ के मूल निवासी नहीं हो। अंग्रेजों ने जब अमेरिका पर अधिकार किया तब वहां के रेड इंडियंस को भी कहा कि आप लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हो। अंग्रेजों ने जब ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार किया तब वहां के भी मूल निवासियों को कहा कि आप यहाँ के मूल निवासी
नहीं हो। तो ये सारे विवाद बेवजह के विवाद हैं और वास्तविकता ये है कि इनके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो विद्यार्थियों को इन विचारों ऐसे किसी भी प्रकार के विवादों से बचना चाहिए और अपने उत्तर में विभिन्न मतों का उल्लेख करते हुए लास्ट में ऐसा लिख देना चाहिए कि इस क्षेत्र में अभी निश्चित रूप से कुछ कह पाना संभव नहीं है, अभी और भी अनुसंधानों एवं खोजों की आवश्यकता है। और यदि कुछ निश्चित रूप से कह पा रहे हो तो पहले अनुसंधान कर लो, सोशल मीडिया में देख करके दावा मत करो कि ऐसा था कि वैसा था। पढ़ लो अपने जीवन में, इतने बड़े बड़े ये विद्वान हैं, अपना पूरा जीवन इन्होंने अध्ययन में खर्च कर दिया और इनने जो कहा तुमने एक रील देखी और कहा कि ये गलत कह रहे हैं।